मेरे पति मुझे हर रात दुल्हन की तरह तैयार करते और बेहद छोटी ड्रेस पहनने के लिए देते थे। मुझे बहुत शर्म आती थी उस ड्रेस को पहनने में। मेरा पूरा जिस्म दिखाई दे रहा होता था और फिर मुझे अपने दोस्तों के साथ मिलकर सारी रात मेरे साथ एक के बाद एक उनके दोस्त। छी, मुझे तो बोलने में भी शर्म आती है। मेरी शादी को अभी ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि शनिवार के दिन मेरे पति दोपहर को अचानक कहीं चले गए। मेरी शादी अभी अभी ही हुई थी, इसलिए मैं रोज बहुत अच्छे से तैयार हुआ करती थी। आज भी मैंने एक बेहद खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई थी और तैयार भी बहुत अच्छे से हुई थी। लेकिन जब मेरे पति शाम को घर आए तो उनके हाथ में कुछ शॉपिंग बैग्स थे। मेरे पति का नाम सुमित था। उन्होंने वो शॉपिंग बैग्स मेरे हाथ में थमाए और कहा कि ये तुम्हारे लिए है, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। जैसे हर लड़की को तोहफा पसंद होता है, लड़कियों को क्या, हर इंसान को तोहफा पसंद होता है, वैसे ही मुझे भी तोहफा बहुत पसंद था। उन्होंने कहा कि इसमें मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस लेकर आया हूँ, अब जाओ इसे पहनकर तुम तैयार हो जाओ। मैंने उन्हें बेहद हैरानी से देखा और कहा, मैं तैयार ही तो हूँ। वो कहने लगे, अरे ऐसे नहीं, जो ड्रेस मैं तुम्हारे लिए अभी लेकर आया हूँ वो पहनकर तैयार हो जाओ। मैंने उनके हाथ से वो शॉपिंग बैग लिया और अपने कमरे में आ गई। जब मैंने उस ड्रेस को खोल कर देखा तो मेरी आंखें तो मानो फटी की फटी ही रह गई हो। ये क्या ले आए थे ये? क्योंकि वो तो बहुत छोटी ड्रेस थी। मैंने इतनी छोटी ड्रेस आज तक कभी नहीं पहनी थी। मैंने उन्हें कहा कि ये तो बेहद छोटी है। तो वो कहने लगे कि अरे आज हमें मेरे दोस्त के घर एक पार्टी में जाना है, वहां पर सब इसी तरीके के कपड़े पहनते हैं, अब जाओ तुम इस ड्रेस को पहन कर आओ। मैंने उन्हें कहा तो कुछ नहीं, पर मैं मन ही मन ये सोच रही थी कि अभी अभी शादी हुई है, इतने कपड़े हैं मेरे पास, क्या जरूरत थी इनको इतनी कीमती और ऐसी ड्रेस लेकर आने की मेरे लिए। जब हमारी शादी हुई थी तब तो मेरे पति कह रहे थे कि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, उन्होंने कुछ ज्यादा दिया भी नहीं था, और अचानक से इतनी महंगी ड्रेस के पैसे कहाँ से आ गए, वो भी ऐसे कपड़े लाए हैं जो मैं पहनती ही नहीं। खैर, मैंने उनके कहने पर ड्रेस को पहन लिया। मैं दिखने में तो खूबसूरत थी ही, और उस ड्रेस को पहनने के बाद मेरी खूबसूरती में 4 चांद लग गए थे। मैंने बहुत अच्छे से मेकअप किया और अपना अच्छा सा हेयर स्टाइल बना लिया। उसी समय सुमित मेरे कमरे में आए और मेरे करीब आकर मुझे सर से लेकर पांव तक देखने लगे। उसके बाद कहने लगे कि देखो, तुम लग तो बहुत सुंदर रही हो, लेकिन तुम अपने बालों को खोल लो, उससे तुम और भी सुंदर लगोगी। आप तो जानते ही हैं, पत्नी अपने पति के लिए ही तो सजती है, मैं भी उन्हीं के लिए सजती थी। वो मुझे जैसा देखना चाहते थे मैं वैसा ही दिखना चाहती थी। उनके कहने पर मैंने अपने बालों को खोल लिया और अब मैं बिल्कुल तैयार थी। अपने बालों में थोड़ी सी कंघी की और अलमारी से एक चुन्नी निकालने लगी। सुमित मुझे कहने लगे कि ये क्या कर रही हो तुम, इतनी सुंदर सी ड्रेस का पूरा लुक खराब कर दोगी, ऐसी ड्रेस में चुन्नी कौन डालता है। मैंने कहा, मैं बिना चुन्नी के बाहर नहीं जा सकती, आप देख ही रहे हैं ना, वैसे ही ये ड्रेस बहुत छोटी है और कितनी ज्यादा टाइट भी है। तो वो कहने लगी कि क्या हुआ, हमें कौन सा बस में जाना है, मेरा दोस्त वैसे भी ड्राइवर भेज रहा है, गाड़ी में ही तो जाना है, कोई परेशानी नहीं है, तुम इतना ज्यादा घबराओ मत। उतने में ही सुमित के नंबर पर किसी का फोन आया तो सुमित कहने लगे कि हाँ हाँ हम तैयार हैं। फोन रख कर मुझे कहने लगे कि चलो अब ड्राइवर आ गया है। सुमित और मैं दोनों ही एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। मैं जानती थी कि मेरे पति के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है और ना ही वो इतना कमाते हैं। सुमित के पास अब तक कोई गाड़ी भी नहीं थी, एक बाइक थी, वो भी पुरानी हो चुकी थी, घर भी छोटा ही था। जब हमारी शादी हुई तो उसी रात मेरे पति ने मुझसे कह दिया था कि उनकी तनख्वाह थोड़ी ही है, इतनी है जिसमें हम आराम से खा पी सके। मुझे भी इसमें कोई परेशानी नहीं थी। मैंने कभी भी सुमित से किसी तरह की कोई फरमाइश नहीं की थी। मैं अकेली ही रहती थी, हमारा छोटा सा फ्लैट था। शादी के अगले ही दिन से मैंने घर को पूरी तरीके से संभाल लिया था। सुमित अक्सर मुझसे कहते थे कि शादी पर बहुत खर्चा हुआ है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कोई ज्यादा कपड़े भी नहीं लिए। मुझे बेहद हैरत होती थी कि जब उनके पास पैसे नहीं थे तो इतनी कीमती ड्रेस कहाँ से लेके आए, वो भी सिर्फ एक पार्टी में जाने के लिए। आप जानते हैं उस ड्रेस की कीमत कुछ नहीं तो 5 से 8 हजार रुपए से कम तो नहीं होगी। क्या जरूरत है इतने पैसे खर्च करने की। लेकिन हमारी शादी क्योंकि अभी अभी हुई थी, मैं उनसे इतने सवाल जवाब नहीं कर सकती थी और ना ही मैंने किया। नीचे पहुंचे ही थे कि उनके दोस्त का ड्राइवर आ गया और हम दोनों गाड़ी में जाकर बैठ गए। वो गाड़ी एक बेहद खूबसूरत से इलाके के बड़े से बंगले के सामने जाकर रुक गई। बहुत खूबसूरत बंगला था वो। जैसे ही गाड़ी गेट पर पहुंची तो चौकीदार ने फटाफट दरवाजा खोला।
ड्राइवर जब पार्किंग एरिया में गाड़ी लगाने के लिए गया तो मैंने देखा कि वहां पर कुछ गाड़ियां पहले से ही मौजूद थी। मुझे लगा शायद लोग आ चुके हैं। वहीं पर बेहद सुंदर बगीचा भी था जहां बहुत खूबसूरत फूल थे, पर लाइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं थी, जैसे आमतौर पर पार्टियों में होती है। गाड़ी से निकलते ही सुमित ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अंदर उस बड़े से बंगले में लेकर गए। मेरी ड्रेस तो काफी टाइट थी और परेशानी ये भी थी कि मेरे पास दुपट्टा भी नहीं था। मैं जैसे ही अंदर गई तो अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गई थी। वहां पर सिवाय लड़कों के और कोई भी मुझे नजर नहीं आ रहा था। एक भी औरत मुझे वहां नहीं दिखी। ये सब कुछ देखकर मैं बहुत नर्वस हो गई थी। ये किस तरह की पार्टी है जहां सारे मर्द हैं, कोई औरत नहीं है? और अगर ये पार्टी सिर्फ मर्दों की थी तो सुमित मुझे क्यों लेकर आए हैं यहाँ पर अपने साथ? इतने सारे आदमियों को देखकर मैं सुमित से बिल्कुल चिपक गई। मुझे बहुत डर लग रहा था और बहुत असहज महसूस हो रहा था। मैंने सुमित से कहा कि सुमित, यहाँ तो कोई औरत है ही नहीं। तो वो कहने लगे कि अरे यहाँ पर जब शादीशुदा कोई नहीं है तो उनकी बीवी कहाँ से आएगी? अभी मेरे किसी भी दोस्त की शादी नहीं हुई है। हमारे जाते ही उनके दोस्त हमारे पास आने लगे। सुमित अपने दोस्तों से मुझे मिलवाने लगे। सुमित ने जब मेरा इंट्रोडक्शन अपने दोस्तों से कराया तो वो लोग मुझसे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे करने लगे। मैं उसी समय पीछे हट गई। ये कैसा तरीका था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुमित के दोस्त बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। उनके सारे दोस्त मुझे बेहद असहज महसूस करवा रहे थे। वो सब मुझे ऊपर से नीचे तक देख रहे थे। उनकी आंखों में कुछ बेहद गंदा सा दिख रहा था मुझे। उनकी ऐसी नजरों को देखकर मुझे महसूस हो रहा था जैसे मेरे पूरे जिस्म में चींटियां चल रही हो। मेरा मन बहुत घबरा रहा था। मुझे इतनी ज्यादा बेचैनी होने लगी कि मन कर रहा था कि उसी समय वहां से बाहर निकल जाऊं। तभी एक वेटर हमारे पास आया और एक ग्लास देने लगा जिसमें ब्राउन रंग का शरबत था। उनके सारे दोस्तों की आंखें लाल थी, शायद सभी ने शराब पी थी। मैं बेहद घबराई सी वहां खड़ी थी। सुमित के पीछे जाकर खड़ी हो गई थी। मैंने उन्हें कहा कि मुझे यहाँ नहीं रुकना, आप मुझे प्लीज घर छोड़ दीजिए, आप बाद में आना, मुझे कोई परेशानी नहीं है। वो मुझे कहने लगी कि क्या हो गया है तुम्हें? लड़कियां क्या लड़कों की पार्टी में नहीं आती? जो लड़कियां घबराती हैं और डरती हैं, मुझे उनसे बेहद नफरत है। मुझे हमेशा कूल मिजाज की लड़कियां ही पसंद आती है जो हर पार्टी में जा सके और एंजॉय कर सके। तुम भी यूं डरपोक बनना बंद करो अब। इतना कहकर उन्होंने बाजू से मेरा हाथ पकड़ा और खुद के पीछे से अपने बगल में खड़ा कर लिया मुझे। उनके मुंह से इस तरह की बातें सुनकर और उनका ऐसा रवैया देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। इससे पहले कि मैं रो देती, सुमित का एक दोस्त मेरी तरफ बढ़ा और कहने लगा कि भाभी, आप क्यों परेशान हो रही हो? मेरी बीवी है पर वो अपने मायके गई है और बाकी सारे दोस्त हमारे कुंवारे ही हैं। 1-2 साल रुक जाइए, सबकी शादी लाइन में ही है। सबकी शादियां हो जाएंगी, इसके बाद सबकी बीवी भी आ सकेगी। अब मेरी बीवी नहीं थी तो क्या मैं पार्टी में नहीं आता? आप देख रही हैं ना कितनी अच्छी पार्टी है। उसका अंदाज मजाक उड़ाने वाला लग रहा था। सुमित कहने लगे कि अच्छा चलो ड्राइंग रूम में चलते हैं, खाना भी रेडी है, खाना खा लेते हैं। मैंने सुमित का हाथ बेहद तेज पकड़ रखा था। उनका हाथ पकड़कर ही मैं ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी और उनके साथ ही टेबल पर बैठ गई। उनके बाकी सभी दोस्त भी वहीं कुर्सी पर मेरे सामने बैठे थे। जिस दोस्त की ये पार्टी थी उसने एक प्लेट उठाई और उसमें हर तरीके का खाना जो वहां बना था सब थोड़ा थोड़ा रखने लगा मेरे लिए। मुझे कह रहा था कि भाभी ये सब ट्राई करके देखिए, खाना बहुत अच्छा बना है। भूख तो मुझे भी बहुत ज्यादा लगी हुई थी। मैं खाना खाने लगी। अजीब सी बात थी, जैसे जैसे मैं खाना खा रही थी ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आंखें खुल ही नहीं रही है। मन कर रहा था कि अभी यहीं सो जाऊं। मैंने नशे वाली नजरों से सुमित की तरफ देखा। सुमित भी मुझे एक की जगह 4 नजर आ रहे थे। मैंने उन्हें कहा कि मुझे बहुत नींद आ रही है, सुमित चले? तो वो कहने लगे कि हाँ हाँ चलो। जैसे ही मैं उठी तभी लड़खड़ाते हुए सुमित की बाहों में जा गिरी। कुछ ही सेकंड में मैं बेहोश हो गई। जब मेरी नींद खुली तो सुबह हो चुकी थी। मेरा सर बेहद बुरी तरह से दर्द कर रहा था। आंखें भी नहीं खुल रही थी। मैं जानती हूँ कितनी मुश्किल से मैंने अपनी आंखें खोली थी। मैं अपने कमरे में ही थी। अभी भी मैंने वही ड्रेस पहन रखी थी जो सुमित ने मुझे दी थी। बहुत चुभ रही थी वो ड्रेस मुझे। बेहद मुश्किल से मैंने उठकर बैठने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर मेरे साथ नहीं दे रहा। पूरे बदन में बहुत तेज दर्द था, पता नहीं क्यों। मैं इतना ज्यादा थक गई थी। अजीब सी कमजोरी महसूस हो रही थी। मैंने देखा कि मैंने जितनी भी ज्वेलरी पहनी थी वो सब उतरी हुई थी और हाथों में जहां चूड़ियां पहनी थी वहां पर काफी सारे खरोच और जख्मों के निशान थे। ये देखकर मुझे बेहद हैरानी हुई।
मैं अभी होश में ठीक से आई भी नहीं थी कि सुमित नाश्ता लेकर कमरे में आए। वो बहुत खुश लग रहे थे। वो कहने लगे, देखो आज मैं तुम्हारी पसंद का नाश्ता लेकर आया हूँ। मैंने उन्हें कहा कि पता नहीं सुमित, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मेरी बातों को सुनकर वो परेशान होने की बजाय मुस्कुरा रहे थे और कहने लगे कि क्या बताऊं, तुम रात को इतनी खूबसूरत लग रही थी, तुम्हें यूं देखकर मैं अपने होश खो बैठा था। उससे ज्यादा और कुछ नहीं। सुमित आज काफी अच्छे मूड में लग रहे थे। उनकी ऐसी बातों को सुनकर मेरी आंखें खुद ब खुद शर्म से झुक गई। वो मुझे कहने लगे कि लो तुम नाश्ता करो, मैं तुम्हारे लिए दर्द की दवाई और गर्मा गर्म चाय बना देता हूँ, फिर ये दर्द भी कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा। मुझे बेहद हैरानी हो रही थी क्योंकि इतने समय में तो सुमित ने कभी भी इस तरह से मुझसे प्यार नहीं जताया था। मेरे पूरे जिस्म पर जख्मों के निशान बन गए थे। खैर, अगले दिन तक मैं बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन मैं जानती नहीं थी कि यही सिलसिला रोज रोज चलेगा। अगले हफ्ते का दोबारा जब शनिवार आया तो फिर से सुमित ने मुझे एक और ड्रेस ला कर दी और कहने लगे कि चलो तैयार हो जाओ, आज भी दोस्त के घर दावत में जाना है। और सुमित मुझे फिर से उसी बंगले में ले गए जिसमें वो मुझे पिछले शनिवार को लेकर गए थे। इस बार जब मैं अपने पति के साथ उस पार्टी में गई तो मुझे वहां पर उनके दोस्त और ज्यादा लग रहे थे। कुछ दोस्त जो मुझे उस दिन मिले थे वो मुझे कहने लगे कि भाभी, आप तो इतनी खूबसूरत हैं कि हम तो आपके हुस्न के दीवाने हुए जा रहे हैं। अगर सुमित ने आपसे शादी नहीं की होती तो हम में से ही जरूर कोई कर लेता। सुमित तो बहुत ज्यादा खुशनसीब है कि उसे आपकी जैसी सुंदर बीवी मिली है। और उसके बाद बेहद अजीब सी हंसी वो सब हंसने लगे। इस बार तो मैंने सोच लिया था कि आज घर जाते ही सुमित से कह दूंगी कि आइंदा मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगी, क्योंकि मुझे उनके दोस्तों के वो घटिया और बेहुदा मजाक समझ नहीं आते थे और ना ही पसंद आते थे। पर इस बार भी मेरे साथ वही हुआ जो पिछली बार हुआ था। मैंने जैसे ही खाना खाया उसके बाद मुझे आज फिर नींद आने लगी और मैं बेहोश हो गई। अगले दिन सुबह जब नींद खुली तो मैं आज फिर घर पर ही थी और मेरा पूरा बदन दर्द से चूर चूर हो रखा था। लेकिन आज सुबह भी मैंने एक बात फिर नोटिस की थी कि सुमित आज सुबह फिर बहुत खुश लग रहे थे। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि वो बहुत ज्यादा खर्च कर रहे थे, जबकि उनकी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि वो सारा सामान ले पाए, पर वो खरीद रहे थे। हमारे घर में हर रोज होटल से खाना आने लगा था। घर में ऐसा कोई सामान नहीं था जो नहीं मौजूद था। मैं जब भी किचन में खाना बनाने जाती तो सुमित यही कहते कि तुम किचन में खाना मत बनाया करो, तुम्हारे खूबसूरत हाथ खराब हो जाएंगे। मैंने उन्हें कहा कि अरे आप भी ना, औरतें तो घर का काम करती ही हैं, मुझे भी अच्छा लगता है आपके लिए खाना बनाना, आपका ध्यान रखना। तो वो कहने लगे, नहीं तुम ये सब काम मत किया करो, तुम बस अपनी खूबसूरती का ध्यान रखा करो, दिन ब दिन और निखरती जाओ, खुद को हमेशा मेरे लिए सजाया सवरा करो। तुम नहीं जानती कि तुम्हारा जो ये खूबसूरत सा हुस्न है ना, वो मेरे लिए कितना ज्यादा कीमती है। आज वो मेरा हाथ अपने हाथों में लिए प्यार भरी बातें कर रहे थे मुझसे। कहने लगे कि क्या तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। उनकी इस बात पर मैं उन्हें बेहद हैरानी से देख रही थी, क्योंकि हमारी तो अरेंज मैरिज थी। एक रिश्ता कराने वाली ने ही हमारा रिश्ता कराया था। मैं तो उनको जानती भी नहीं थी शादी से पहले, ना ही मैंने सुमित को कभी देखा था। मैंने उनसे कहा कि आपकी कहने का क्या मतलब है। मेरी बात को सुनते ही वो हंसने लगे और कहने लगे कि तुम जानती हो, एक दिन मैंने तुम्हें मार्केट में देखा था और देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। पता नहीं क्यों मेरे कदम तुम्हारे पीछे पीछे अपने आप चलना शुरू हो गए। तुम्हारा पीछा करते करते ही मैं तुम्हारे घर पहुंचा था। फिर मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढ रही है। यकीन मानो मेरा, इस बात को सुनते ही मुझे इतना डर लगा कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। अक्सर मैं तुम्हारे घर के बाहर बैठा रहता था कि एक झलक बस तुम्हारी दिख जाए। एक दिन मैंने रिश्ता कराने वाली आंटी को तुम्हारे घर से बाहर निकलते हुए देखा। मैंने उनसे कहा कि अगर वो मेरा रिश्ता तुमसे करवा देंगी तो मैं उन्हें अच्छी खासी रकम दूंगा। मैंने उन्हें बताया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो मेरी बात मान भी गई और इसी तरह मेरा रिश्ता तुमसे हो गया। मुझे याद आया कि जिस समय वो रिश्ते वाली सुमित का रिश्ता मेरे लिए लेकर आई थी, उसने सुमित के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई थी कि वो अच्छा कमाते हैं, उनका घर अच्छा है, लड़का अकेला है, कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए मेरे मम्मी पापा राजी हो गए थे। उन्होंने हमें बताया था कि उनके घर में कोई नहीं है लेकिन अच्छा कमाता है। मेरे मम्मी पापा इनसे एक दो बार मिले थे, उन्हें कोई परेशानी नहीं दिखी तो उन्होंने भी हाँ कह दी। उनकी ऐसी बातों को सुनकर मुझे बेहद हैरानी हुई थी और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं तो जानती ही नहीं थी कि मेरे पति सुमित मुझे इतना ज्यादा प्यार करते हैं, वो भी शादी से पहले से ही। उन्होंने इतना सब कुछ किया मुझे पाने के लिए,
मेरे दिल में आज उनके लिए प्यार और भी ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि सच तो कुछ और ही है। जब इस बार शनिवार आया तो सुमित ने मुझे फिर से एक अच्छी ड्रेस लाकर दी और कहने लगे तैयार हो जाओ। पर आज मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया था कि सुमित, मैं आपकी दोस्त की पार्टी में जाने वाली नहीं हूँ। मेरी बात को सुनकर तो जैसे उनके चेहरे के अंदाज ही बदल गए। उनके चेहरे की मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई और उनको गुस्सा आने लगा। कहने लगे, क्या मतलब है तुम्हारा? वो लोग हमें इतने प्यार से बुलाते हैं और तुम मना कर रही हो। मैंने सुमित को कहा कि मुझे नहीं पता वहां कैसा खाना रहता है जिसे खाते ही मुझे हमेशा नींद आ जाती है, और जब भी अगले दिन मेरी नींद खुलती है तो ऐसा लगता है मेरे पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। 2 दिन तक तो मैं बेड से उठ भी नहीं पाती। और उससे भी बड़ी बात, वहां हमेशा सिर्फ आदमी होते हैं। मुझे वहां अच्छा नहीं लगता जाना। आपका मन है तो आप जाइए, आप उनके साथ अच्छे से वक्त गुजार कर आना। इतना कहकर मैं वहीं बेड पर बैठ गई। मुझे क्या पता था कि मेरा इनकार मुझे इतना ज्यादा महंगा पड़ेगा। सुमित बहुत गुस्से में मेरे पास आए और मेरी बाजू से पकड़कर मुझे बुरी तरह से दबोच लिया। वो कहने लगे कि आज तक तुमने मेरा सिर्फ प्यार देखा है और तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मेरा प्यार ही देखो। तुम्हें मना नहीं करना चाहिए। अगर तुमने मेरी किसी भी बात को मना किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम जानती नहीं हो मैं कितना पागल इंसान हूं। वो इतना ज्यादा गुस्से में थे कि मुझे डर लग रहा था कि शायद वो मुझे जान से ही मार डालेंगे आज। मेरा दिल तो आज सुमित का ये रूप देखकर अंदर तक दहल गया था। अभी कुछ ही दिन पहले ही तो वो मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर मुझसे प्यार भरी बातें कर रहे थे, फिर अचानक से उन्हें क्या हो गया? उनको इतना नाराज देखकर मैंने उनसे कोई बहस नहीं की और मैं चुपचाप जाकर तैयार हो गई। फिर आज जब हम उनके दोस्त के वहां पर पहुंचे तो ना जाने क्यों आज वहां का वो लजीज खाना भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और ना ही वो पार्टी अच्छी लग रही थी। सुमित के एक दोस्त की मुझ पर नजर पड़ी तो वो कहने लगा कि क्या बात है भाभी, आज आप ठीक से खा नहीं रही हैं? मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है। मेरा इतना कहना था कि सुमित के उस दोस्त ने सुमित को एक अजीब सा इशारा किया, जैसे वो उसे कुछ कह रहा हो। मैंने वो इशारा देख लिया था और मेरे होश ही उड़ गए कि जरूर कुछ गलत हो रहा है। तभी सुमित आए और उन्होंने मेरे प्लेट में खाना डाला और मुझे कहा कि तुम चुपचाप पूरा खाना खा लो। उनकी घूरती हुई नजरें मुझे डरा रही थी। मैंने बेहद मुश्किल से वो खाना खत्म किया। खाने के साथ ही मुझे फिर से अजीब सा एहसास होने लगा, पर आज मेरा शक यकीन में बदल गया कि जरूर कुछ गलत हो रहा है। और उस दिन मैं घर आ गई। अगले दिन मैं बिल्कुल ठीक थी क्योंकि मैंने उनकी पार्टी में अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बना दिया था। मुझे सुमित पर शक होने लगा था। अगला शनिवार आने से पहले ही मैंने सुमित को कहा कि मुझे अपने मायके जाना है, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, और जैसे तैसे बहाना बनाकर मैं अपने मायके चली गई। एक दिन मैं अपनी छोटी बहन के साथ बाजार गई हुई थी शॉपिंग के लिए कि मेरी वहां पर मुलाकात सुमित के उसी दोस्त से हुई जो उस पार्टी में आता था। वो बातों के दौरान बार बार मेरी बहन को घूरा जा रहा था, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कहने लगा कि भाभी, अगली बार जब आप पार्टी में आओ तो अपनी बहन को भी लेकर आना, ये भी तो आप ही की तरह बेहद खूबसूरत है। मुझे उस आदमी की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और ना ही मेरी बहन को। हम दोनों ही उसे घूर कर देखने लगे। मैंने कहा कि आपको तमीज नहीं है बात करने की। मेरा इतना कहना था कि उसके बोलने का तो लहजा ही बदल गया। वो चिल्लाने लगा। आसपास से गुजरने वाले लोग वहीं इकट्ठा हो गए। वो अचानक से बहुत गुस्सा हो गया और कहने लगा, तमीज? तमीज का मतलब तू जानती है क्या? तो इस काबिल है जो तेरी इज्जत की जाए, और तमीज तो तू मुझे ना ही सिखाए तो अच्छा है। मैंने उसे कहा कि आप अपनी जुबान संभाल कर बात करिए। तो वो कहने लगा, क्या हुआ, तुझे सब चुभने लग गया क्या? तुम जैसी 2 कौड़ी की औरतें मुझे तमीज सिखाओगी? उसका इतना बोलते ही मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। वो बहुत गंदी तरीके से बात कर रहा था मुझसे। आसपास के लोग ये सब खड़े खड़े देख रहे थे। तभी उनमें से 1-2 आदमियों ने कहा कि क्या हुआ, ये आपके साथ बदतमीजी कर रहा है क्या? आप हमें बताइए, हम इसको अभी सबक सिखा देंगे। मेरा मन तो यही कर रहा था कि वहीं उसको पिटवा दूं, लेकिन बस इतना लिहाज रखा कि वो सुमित के दोस्त थे। मैंने कहा, नहीं, जाने दीजिए, इस आदमी को औरतों से बात करने की तमीज ही नहीं। आज मैंने सोच लिया था कि घर जाने के साथ ही सुमित को उसकी हरकत के बारे में बताऊंगी कि कितने बदतमीज दोस्त हैं उनके, और वो हर शनिवार मुझे जबरदस्ती वहां पर ले जाते हैं। उनके दोस्त ऐसे हैं जिनकी नजरों में मेरी बहन तक की कोई इज्जत नहीं है। इससे पहले कि वहां खड़े लोग उस आदमी को कुछ गलत बोलते, सुमित का दोस्त बोलने लगा, अरे ये बाजारू औरत है जिसमें फरोशी का धंधा करती है ये, और मैं इसी का ग्राहक हूं, बस यहाँ बाजार में शराफत का नाटक कर रही है। उसके मुंह से ये बात सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए और आंखों में पानी भर गया। हाथ पैर सब कांपने लगे थे। ये क्या बकवास कर रहा है? वो आदमी कहने लगा कि तुम हर शनिवार को क्या करने आती हो हमारे बंगले में?
जब तुम्हें पता है कि वहां पर तुम्हारे अलावा और कोई औरत आती ही नहीं है? तुम क्यों आती हो फिर वहां, अगर तुम इतनी ही सती सावित्री हो तो? उस आदमी की इस बात को सुनकर मेरा दिमाग तो मानो चकरा ही गया था। कहने लगा कि अगर तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा तो आ जाना इस शनिवार को भी, तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। इस बार मैं दिखाऊंगा तुम्हें कि तुम्हारी औकात क्या है और तमीज किसे बोलते हैं। मेरी बहन वहीं खड़े खड़े मेरा मुंह देख रही थी। मैं बिल्कुल पत्थर सी बनी निशब्द थी। वहां के लोगों ने आगे कुछ नहीं कहा और मुझे बेहद गंदी नजरों से देखते हुए वहां से चले गए। वहां खड़ा हर इंसान मुझे घूर रहा था। मेरी बहन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए घर ले आई। कहने लगी कि दीदी, ये लोग क्या बकवास कर रहे थे आपके बारे में। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। क्या बोलती मैं उसे, जब मुझे ही कुछ नहीं पता था। मेरा मन इतना घबरा रहा था कि ऐसा लग रहा था मुझे जैसे आज कुछ हो जाएगा। दर्द से मेरा दिल फटा जा रहा था। अजीब सी बेहोशी होने लगी थी मुझे। मेरी बहन ने मुझे इस हाल में देखकर फटाफट पानी दिया, पर मुझे चैन नहीं था। मैं उसी समय अपने घर चली गई। मुझे सुमित से सवाल पूछने थे कि ये सब क्या था। जब घर पहुंची तो सुमित का मूड तो पहले से ही खराब था। वो कहने लगे कि तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने कि अगर तुम्हें अपने मायके जाना भी हो तो तुम वर्किंग डे में जाया करो। जब मेरी छुट्टी होती है तो तुम यहाँ से चली जाती हो। मुझे अकेले घर में रहना पड़ता है। मेरा पूरा मूड खराब कर देती हो तुम। मैंने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। अगर मैं कुछ भी कहती तो वो आज मुझ पर फिर से गुस्सा होते और नाराज हो जाते। जिस दिन मैं वापस आई वो दिन भी शनिवार का ही था। उनके दोस्त के घर में फिर दावत थी। आज जब मैं वहां गई तो उनका वो दोस्त वहां मौजूद नहीं था जो मुझे बाजार में मिला था। मुझे थोड़ा सुकून मिला। मैंने जैसे ही आधा खाना खाया वैसे ही मैं वॉशरूम में चली गई। मैंने सुमित को कहा कि अभी आ रही हूँ। जितना खाना मैंने खाया था वो मुझे हजम तो करना ही नहीं था। मुझे पता था आज की मुझे क्या करना है। मैंने अपने मुंह में उंगली डाल डाल कर जितना भी खाया था सब उल्टी कर दिया। सब कुछ बाहर आ गया। आज पार्टी में पहुंची थी तो आज का माहौल भी वैसा ही था जैसे हर शनिवार को हुआ करता था। क्योंकि मैंने खाना खाया था तो हल्का नशा तो मुझे था, लेकिन मैं इतने होश में थी कि मुझे सब कुछ दिखाई और सुनाई दे रहा था। जैसे ही बाहर गई तो मैंने फिर बेहोश होने का नाटक किया और सुमित ने मुझे अपनी बाहों में पकड़ लिया। उसके बाद वो मुझे एक कमरे में लेकर गया और बेड पर लिटा दिया। अभी वो कमरे में पहुंचा ही था कि उसके दोस्त भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ गए और कहने लगे कि तुम्हारी बीवी तो दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही है। मेरे पति सुमित अपने दोस्तों को कहने लगे कि अब से मैं डबल कीमत लूंगा। तुम रात भर मेरी बीवी के साथ ऐसी ऐसी हरकतें करते हो कि अब वो बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी है। जो पैसे तुम लोग मुझे उसकी कीमत में चुकाते हो वो पैसे तो मेरी दवाई में ही चले जाते हैं। मुझे तो कोई फायदा ही नहीं होता। तो उनके दोस्त कहने लगे कि अरे हमें कोई परेशानी नहीं है, तुम्हें जितना लेना है उतना ले लो, आखिर ये इतनी खूबसूरत जो है। मेरा मन तो कर रहा था कि जमीन फटे और मैं उसी में समा जाऊं। मेरा पति वहां खड़े खड़े मेरी इज्जत के सौदागर बने हुए थे। सुमित वहां उनसे मोल भाव कर रहा था अपनी ही बीवी के लिए। पति तो अपनी बीवी के रक्षक होते हैं ना। अपनी बीवी पर उठने वाली हर गंदी नजर को वो खत्म कर देते हैं। लेकिन मेरा पति तो ये सब कुछ भूल ही गया था। शादी के मायने ही भूल चुका था। वो कैसा पति था मेरा। क्या हो गया था सुमित को। इससे पहले कि वो मेरे साथ कुछ भी गलत करे पुलिस की गाड़ी की आवाज बंगले के बाहर आने लगी। ये सुनकर वो सब डर गए और घर में ही इधर उधर भागने लगे। इस कमरे में आने से पहले ही मैंने पुलिस को सारी बातें बता दी फोन करके, और जब तक पुलिस अंदर आती मैं उठकर बैठ गई। मुझे इस तरह देखकर सुमित और उनके बाकी दोस्तों के चेहरे से तो मानो रंगत ही उड़ गई थी। मैंने उस दिन अपने पति को ही गिरफ्तार करा दिया था। मेरे पति सुमित को बीवी नहीं बल्कि एक खूबसूरत लड़की चाहिए थी जिससे वो धंधा करवा सके और पैसा कमा पाए। अब सुमित जेल में बंद है। मैंने उन्हें तलाक दे दिया है। कम से कम अब मैं शांति की जिंदगी तो जीऊंगी। मैंने ये शादी अपने माँ बाप की मर्जी से की थी। मैंने उनसे ये भी नहीं कहा था कि मैं सुमित से मिलना चाहती हूँ। उन्होंने जिससे कहा मैंने उससे शादी कर ली। मुझे सिर्फ अपने मम्मी पापा से यही शिकायत थी कि उन्होंने मेरा रिश्ता तय करने से पहले ठीक से जांच पड़ताल नहीं की। उन्होंने ये तो देखा कि चलो लड़का अकेला है तो हमारी बेटी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, उसके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां नहीं आएंगी। लेकिन उसके अलावा उसके रिश्तेदार, उसका बैकग्राउंड कुछ जांचने परखने की जरूरत नहीं समझी। उस रिश्ता कराने वाली पर भरोसा कर लिया। आप लोगों से एक ही प्रार्थना है कि अगर जब भी आप अपनी बेटी की शादी करें उससे पहले बहुत अच्छे से उसका पति और उसके रिश्तेदारों के बारे में जांच पड़ताल कर लें। आखिर एक लड़की की पूरी जिंदगी का सवाल होता है। आई होप आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए।